हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के क्वेश्चन नंबर 1.29 से 1.31 तक। और स्टूडेंट इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एसी वर्मा से भी उसके दोनों पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और गॉसेस लॉ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, वहां भी जाकर देख सकते हैं। एसी वर्मा जो कि वैसे स्टूडेंट आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्दर उनका फ्यूचर में प्लानिंग है, वैसे स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है, आप जान रहे हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है 1.29 A hollow charged conductor has a teeny hole cut into its surface। चलिए ठीक है, 1.29 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट। एक हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर है, हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर है लाइक दिस। एक हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर है, हॉलो है, आप समझ रहे हैं, अंदर में मटेरियल नहीं है, हॉलो है और चार्ज्ड है। ओके, एक हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर है लाइक दिस, ठीक है। हैज ए टीनी होल कट इनटू इट्स सरफेस, ठीक है। इसके सरफेस पे एक छोटा सा होल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मतलब इसके छोटे से पोर्शन को काट दिया जाता है, मतलब लाइक दिस। सपोज कीजिए ऐसा हम इतना पोर्शन इसका कट कर दिए, ठीक है। हैज ए टीनी होल कट इनटू एट इट्स सरफेस। ओके, नाउ क्वेश्चन आगे कह रहा है शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज, होल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इतना वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n cap, where n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole। ओके चलिए ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस होल के चलते स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इनफैक्ट दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेसिक हम लोग गॉसेस लॉ का यूज करके इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए कि हॉलो कंडक्टर है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इस कंसेप्ट का भी यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जा सकता है। तो देखते हैं करके स्टूडेंट, पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड ऐसा करते हैं, गॉसेस लॉ से पहले इसको सॉल्व कर ले स्टूडेंट। हम लोग गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ आप लिख सकते हैं, यूजिंग गॉसेस लॉ। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस होल के चलते देखना है। ऐसा करते हैं, इसको एक गॉसियन सरफेस से हम लोग क्लोज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक गॉसियन सिलेंडर से, गॉसियन सिलेंडर से। आप समझ रहे हैं, गॉसियन सरफेस जब भी लेना होता है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर लेते हैं हम लोग, सो डैट कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, सरफेस के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स पर यूनिफॉर्म हो, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनली आप सोच सकते हैं, गॉसेस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोगों ने देखे हैं, कैसे गॉसेस सरफेस को चूज करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर बेहतर होगा एक सिलेंडर इस तरह का हम लोग ले ले एज ए गॉसियन सरफेस। क्लियर स्टूडेंट, अब क्या होगा समझिएगा स्टूडेंट, इसके चलते फाइनली यहाँ पर चार्ज इतना आ रहा है, अगर इसका यहाँ पर ये एरिया, ये मान लेते हैं ये पहला इसका जो सर्कुलर जो ये क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, इसका एरिया अगर ए होगा तो इसका एरिया भी ए होगा, आप समझ रहे हैं। ओके, नाउ चलिए देखते हैं क्या करके स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिमेट्री से आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर स्टूडेंट, ये आपका ये होल इस तरह से आपका क्रिएट किया हुआ है, ये होल है, जैसे ये होल। इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। इसके क्रॉस सेक्शन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस तरफ बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इधर आपका डायरेक्शन होगा। चलिए ठीक है, अब गॉसेस लॉ से स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम गॉसेस लॉ की सहायता से बेसिक कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, टोटल जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ये जो क्लोज्ड सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस जो हम लोग लिए हैं उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा, दिस विल बी नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया हुआ है। चलिए ठीक है, टोटल फ्लक्स अब स्टूडेंट आप समझ सकते हैं यहाँ पे टोटल 3 सरफेस होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट थ्योरी देखे होंगे बहुत आसानी से यहाँ पर इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिमेट्री से हो रहा है, कैसे हम इस तरह का सरफेस चूज कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। टोटल फ्लक्स तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 3 तरह का सरफेस है, एक सरफेस ये 1 हो गया, एक से सरफेस
2 और ये किया जो आपका कर्व्ड सरफेस हो गया, ये जो सिलेंडर जो बन रहा है उसका कर्व्ड सरफेस, ठीक है, इसको सरफेस 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस हो गया फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 जो कर्व्ड सरफेस है इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, नेट इनक्लोज्ड चार्ज, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, चार्ज आपका सिर्फ यहीं पे आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया ए है, तो टोटल जो इनक्लोज्ड जो चार्ज होगा जो कि बस इतने दूर में ही है इनक्लोज्ड चार्ज, दिस विल बिकम सिग्मा ए। चार्ज पर यूनिट एरिया में टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल यहाँ का मेरा चार्ज निकल गया, मतलब टोटल इनक्लोज्ड चार्ज निकल गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, ध्यान दीजिएगा फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 क्या लिखेंगे, ई डॉट ए, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एरिया वेक्टर आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू दिस, एरिया वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 0, क्लियर है। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, यहां पर भी आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां भी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड एंड नॉर्मल इसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस विल आल्सो बिकम ई ए कॉस 0, क्लियर स्टूडेंट। नाउ फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं भी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर कहीं भी किसी आप पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यू कैन इमेजिन कि एट एवरी पॉइंट ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। मीन्स यू विल राइट ई ए कॉस 90 and so this becomes sigma a by epsilon naught finally, okay। Now ea cos 0 this becomes ea plus ea cos 0 again ea plus ये ea cos 90 0 मतलब ये 0, मतलब कि आप समझ सकते हैं कर्व सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू 0 है, मतलब कर्व सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उसके थ्रू क्रॉस नहीं करेगी, पास नहीं करेगी, क्लियर है। इसका ये मतलब हो गया दिस बिकम्स सिग्मा a by epsilon naught, this is 2EA equals to sigma A by epsilon naught, A और A आपका कैंसिल हो गया, यहां से आप समझ सकते हैं E equals to sigma by 2 epsilon naught, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू आ गया, सिग्मा बाई 2 epsilon naught। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही हमें प्रूफ करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन है, नॉर्मल है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी को, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, तो उसके डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, एन कैप, दिस इज प्रूफ, क्लियर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से गॉस लॉ का यूज करते हुए इसको हम लोगों ने प्रूफ किया। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे इसको बेसिक कंसेप्ट के आधार पर कि कोई हॉलो कंडक्टर है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड देखने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग। यहाँ पर आप नोट कर लेंगे दिस इज योर सेकेंड मेथड, ओके। नाउ चलिए ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक हॉलो चार्ज कंडक्टर है, इसमें एक होल कर दिया गया, ये होल कर दिया, ठीक है, ये होल कर दिया, ओके। नाउ तो हमें प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होल के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन कैप, यही हमें प्रूफ करना है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, ऐसा करते हैं, अभी ये होल है मतलब इसका यहाँ पर से ये कट कर दिया गया है, तो मान लेते हैं फिलहाल हम लोग उल्टा मानते हैं, उल्टा अगर हम लोग ये माने कि नहीं भाई कट नहीं किया गया है, ठीक है, उल्टा इसका चलते हैं, कट नहीं किया गया है, ठीक है। तो समझिएगा कि कहीं भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर हम देखना चाहें, एक तो इसको फिल कर दिए हैं,
उल्टा मान रहे हैं कि भाई ये कट नहीं किया हुआ है। कट नहीं किया हुआ तो एक पोर्शन हम ये मान रहे हैं, एक पोर्शन ये जो कट किया गया ये मानते हैं, इसको पोर्शन 1 कह देते हैं। और एक दूसरा पोर्शन जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हो गया, ये पूरे स्फीयर का जो रेस्ट पार्ट हो गया, इसको पोर्शन 2 मानते हैं, इसको पोर्शन 2 मानते हैं। अब स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के चलते होगा। ये पार्ट ए जो होल है जिसको हम फिल कर चुके हैं, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर है। और एक दूसरा जो रेस्ट पार्ट जो बचा उसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर बात है। वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, हम लोगों को ये भी पता है कि हॉलो चार्ज कंडक्टर में अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो होता है, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड हॉलो चार्ज कंडक्टर है तो इनसाइड में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और सरफेस पे, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर स्टूडेंट। आउटवर्ड एंड नॉर्मल डायरेक्शन में कहीं भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पूरी तरह क्लोज है। अब तो क्लोज मान रहा है कि नहीं, फिल किया हुआ है, होल नहीं है, तो कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस बिकम्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एन का, क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, ये दो कंडीशन, ये दो रिजल्ट हम लोगों को पता है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये रिजल्ट कैसे स्टूडेंट आ रहा है, इस चीज को भी हम लोगों ने थ्योरी में प्रूफ कर लिया है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां भी आप जाके देख सकते हैं इस रिजल्ट के लिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि मान लीजिए ये पहले वाले पार्ट है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं E1, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2, ठीक है। अब पता है कि भाई अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। सो नाउ इनसाइड, ठीक है, अगर इनसाइड हम किसी पॉइंट पर कंसीडर करें, भाई अंदर में तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके चलते जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चलते ये जो रेस्ट पार्ट है इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों मिलकर जीरो होना चाहिए, मतलब तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है। मान लीजिए इसके चलते E1 है, इसके चलते E2 है, मतलब तभी पॉसिबल है जब दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि E1 माइनस E2 ये आपका जीरो होगा, क्लियर है। और यहां से आप समझ सकते हैं E1 इक्वल्स टू E2, कोई कंफ्यूजन नहीं, बेसिक कंसेप्ट। ये रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, फिलहाल मान रहे हैं कि नहीं ये कट नहीं किया हुआ, ये फिल किया हुआ है, तो भाई अंदर में किसी भी पॉइंट पर दोनों मिलकर जीरो होना चाहिए, मतलब यहां से हमको एक रिजल्ट मिला कि E1 इक्वल्स टू E2, क्लियर है ना। चलिए, अगर सरफेस पर हम कहीं भी बात करें या नियर टू द सरफेस अगर हम लोग बात करें तो क्या है भाई, दोनों मिलकर, दोनों पार्ट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों मिलकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होना चाहिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। मींस E1 प्लस E2 इक्वल्स टू शुड बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अब E1 और E2 दोनों बराबर है, E1 E2 दोनों बराबर है, तो E1 की जगह हम E2 लिख सकते हैं, ये E2 हो गया इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से स्टूडेंट क्या हो गया, 2E2 इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मेरा निकल गया स्टूडेंट E2 इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर स्टूडेंट। E2 इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते निकला स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, रेस्ट ऑफ द पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो अब अगर इसको हम कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है, हमने इसको शुरू में माना कि भाई फिल किया हुआ है, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सारा रिजल्ट निकाला। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको जब कट कर दिए हैं तो रेस्ट ऑफ द पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतना है और ये होल के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो रहा था, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि भाई होल के चलते भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना ही होगा, क्लियर है। और वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि हमारा ये इतना प्रूफ होता है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.30 1.30 obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density, long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss's law। ठीक है स्टूडेंट, इनफैक्ट ये क्वेश्चन हम लोग डिटेल से थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग थिन वायर, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी
बॉडी पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका लिंक आपको हम नीचे दे देंगे। डिटेल वहां पर सेम प्रोसेस को, सेम क्वेश्चन को वहां पे हम सॉल्व कर चुके हैं। जनरल तरीके से भी बताया गया है कि कैसे जनरल हम लोग कैसे उसमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं जहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और उसके एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 में आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली सेम इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसका लिंक आपको हम नीचे दे देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। डिटेल जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेम चीज वहां पर किए हुए हैं, ठीक है। लिंक आप वहां पे जाके देख लेंगे। 1.31 देखते हैं स्टूडेंट, 1.31 स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज नाउ बिलीव दैट, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा। इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर are themselves built out of more elementary units called quarks। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि हम लोगों को स्टूडेंट पता है कि कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल क्या होता है कि बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटॉमिक लेवल पे बात करें तो उसके एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बेसिक बात हम लोग को स्टूडेंट पता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डिटेल, तो यहाँ तक यही बात हो रहा है। आगे एक बात इसमें और भी किया जा रहा है कि फर्दर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो फर्दर और भी कुछ बेसिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। इनफैक्ट इस क्वार्क्स के बारे में स्टूडेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जब इस थ्योरी को हम पढ़ा रहे थे वहाँ भी थोड़ा डिटेल से आपको वहाँ पर हम बताए हैं कि क्वार्क्स क्या होता है, क्या क्या उस पर चार्जेज होते हैं, जो भी है, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है स्टूडेंट, अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट of 3 quarks each। चलिए ठीक है, two types of quarks, the so called up quarks denoted by small u of charge plus 2/3 and the down quark denoted by small d of charge minus 1/3 e together with electrons build up ordinary matter। Okay, quarks of other types have also been found which give rise to different unusual varieties of matter suggest a possible quark combination of a proton and a neutron। चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टूडेंट यही कह रहा है। अब जैसे हम लोगों को पता है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि अब एक प्रोटॉन जो है, ठीक है, ये फर्दर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको क्वार्क कहते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना है, 3 क्वार्क से मिलकर बना है। उसी तरह न्यूट्रॉन भी जो है ये भी आपका 3 क्वार्क से मिलकर बना है। चलिए ठीक है, अब क्वार्क में भी दो तरह का क्वार्क है, ये अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है। ओके, और अप क्वार्क को स्मॉल यू से डिनोट कर रहे हैं और इसका चार्ज दिया जा रहा है प्लस 2/3 e, जहां पे e आप समझ रहे हैं, e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंड डाउन क्वार्क जो है उसको स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं, हैविंग चार्ज -1/3 e, -1/3। क्लियर है स्टूडेंट क्वेश्चन। उसी तरह एक न्यूट्रॉन भी जो है 3 क्वार्क से मिलकर बन रहा है, ये आपको दिया हुआ है। चलिए ठीक है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बन रहा है। ओके, इतना चीज दिया हुआ है। तो अब स्टूडेंट हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एक कॉम्बिनेशन बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क के टर्म में इसके कॉम्बिनेशन को लिखना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेसिक जो हम लोगों को पता है, क्योंकि क्वार्क का चार्ज भी हम लोगों को दिया हुआ है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्वार्क का चार्ज दिया हुआ है। स्टूडेंट ये भी हम लोगों को पता है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। क्लियर है, और न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। तो बहुत ही बेसिक है, आप समझ सकते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अभी वाले हम लोग प्रोटॉन के लिए लिखना है, फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए हम लोग मान लेते हैं प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन लिखना है कि कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क से मिलकर फाइनली हमको एक प्रोटॉन का चार्ज मिलेगा। तो मान लेते हैं, और ये भी पता है कि 3 क्वार्क से मिलकर बना है, तो मान लेते हैं कि प्रोटॉन में, फॉर प्रोटॉन के लिए लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क इक्वल्स टू x। ठीक है, प्रोटॉन के लिए अगर नंबर ऑफ अप क्वार्क्स हम x मान लेते हैं, सो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है 3 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3 क्वार्क से मिलकर बन रहा है। ठीक है, सो अब देखिए प्रोटॉन का टोटल चार्ज E है, तो एक प्रोटॉन अप क्वार्क हम कितना माने हैं, x, तो
टोटल अप क्वार्क का चार्ज कितना हो जाएगा, x इंटू +2/3e, ठीक है, प्लस डाउन क्वार्क कितना है 3 माइनस x इंटू डाउन क्वार्क का चार्ज कितना हो गया -1/3e। तो टोटल हम चार्ज लिख दिए इन टर्म्स ऑफ क्वार्क, और ऑब्वियस है ये दोनों मिलकर नेट एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन पर हम लोगों को पता है कि चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हैविंग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, दिस बिकम्स 2xe/3 माइनस 3 माइनस xe/3 इक्वल्स टू e। यहाँ से स्टूडेंट दिस इज 2xe-3e प्लस xe इक्वल्स टू 3e, दिस इज 3xe इक्वल्स टू 6e। यहाँ से ये और ये आपका कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू 2। इसका मतलब कि प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क है, x क्या हम माने थे नंबर ऑफ अप क्वार्क, तो मतलब 2 अप क्वार्क से मिलकर बना है, और जब 2 अप क्वार्क होगा तो डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा 3 - 2 1, ठीक है। सो इसलिए यहां से आप कह सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना हो जाएगा 2, एंड नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा 3 - 2 इक्वल्स टू 1। अप क्वार्क को डिनोट कर रहे हैं u से, स्मॉल u से, डाउन क्वार्क को डिनोट कर रहे हैं d से, तो 2 अप क्वार्क मतलब 2 स्मॉल u, और एक डाउन क्वार्क है मतलब एक स्मॉल d। तो ये आपका एक सुटेबल कॉम्बिनेशन हो गया। प्रोटॉन को हम क्वार्क के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, U U D, क्लियर है। उसी तरह एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप न्यूट्रॉन के लिए लिखना चाहें, फॉर न्यूट्रॉन के लिए ध्यान दीजिएगा, तो न्यूट्रॉन के लिए मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क्स, न्यूट्रॉन के लिए अप क्वार्क हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। अप क्वार्क कितना है न्यूट्रॉन में, y है, ऑब्वियस है, चूंकि अगेन न्यूट्रॉन के लिए भी दिया हुआ है कि टोटल 3 ही क्वार्क हैं, इसीलिए नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन में 3 - y। अब अगेन टोटल चार्ज, अप क्वार्क का टोटल चार्ज प्लस डाउन क्वार्क का टोटल चार्ज मिला के 0 होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। अगेन सो अप क्वार्क का टोटल चार्ज लिखेंगे y इंटू एक अप क्वार्क के चार्ज दिया हुआ है +2/3e प्लस डाउन क्वार्क का संख्या है 3 - y इंटू एक डाउन क्वार्क पे चार्ज है -1/3e इक्वल्स टू टोटल चार्ज, ये ऑब्वियस है 0 होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। दिस इज 2ye/3 माइनस 3 - y माइनस 3 - ye/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, दिस इज 2ye माइनस 3e प्लस ye इक्वल्स टू 0 प्लस ye इक्वल्स टू 0। दिस इज 3ye इक्वल्स टू 3e, इसलिए y का संख्या निकल गया 1। न्यूट्रॉन के लिए ध्यान दीजिएगा, y का संख्या 1, y मतलब क्या है नंबर ऑफ अप क्वार्क, मतलब एक अप क्वार्क होगा तो डाउन क्वार्क कितना होगा 3 - 1 2, मतलब एक अप क्वार्क हुआ और 2 डाउन क्वार्क हुआ, मतलब कि इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। मतलब न्यूट्रॉन को क्वार्क के टर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं UDD। क्लियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।